क्या 2014 में उत्तर प्रदेश ने जो जनादेश बीजेपी को दिया वो इस बार उसे दक्षिण भारत से मिल सकता है? क्या तमिलनाडु और केरल में बीजेपी अपने विरोधियों को चौंकाने वाली है? क्या 370 सीटों के बीजेपी के लक्ष्य में इस बार दक्षिण का बहुत बड़ा रोल रहने वाला है? इन सवालों के कारण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 2 दिनों का तमिलनाडु और केरल का दौरा है, जिसके बाद बीजेपी तमिलनाडु से बड़ी जीत का दावा कर रही है। भारत माता की, भारत माता की, मोदी, வேண்டும் मोदी, வேண்டும் मोदी, வேண்டும் मोदी, भारत माता की, भारत माता की, शक्तिवेल, शक्तिवेल, भारत माता की, जय श्री राम, जय श्री राम। क्या तमिलनाडु में इस बार मोदी का जादू चलने वाला है? भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, जय श्री राम, जय श्री राम। वणक्कम। आज जहां भी मेरी नजर पहुंच रही है, लोग ही लोग नजर आ रहे हैं। ऐसा लग रहा है जैसे मानो केसरिया समंदर। क्या इस बार तमिलनाडु में बीजेपी इतिहास बनाने जा रही है? तमिलनाडु का तिरुपुर और तिरुनेलवेली दोनों ही जगह प्रधानमंत्री मोदी की रैली में जिस तरह से लोगों की भीड़ उमड़ी, उसने बीजेपी में जोश भर दिया है। सवाल यह है कि जिस तमिलनाडु में द्रविड़ पार्टियों का बोलबाला रहा, वहां इस बार बीजेपी क्या सेंध लगा सकती है? मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल में भारत विश्व की तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी बनेगा। इदाणु मोदी युड़े गारंटी। भ्रष्ट लोग कोई भी गलत काम करने से पहले 100 बार सोचेंगे। इदाणु मोदी युड़े गारंटी। क्या तमिलनाडु इस बार पीएम मोदी की गारंटी पर वोट से मोहर लगाने जा रहा है? क्या वाकई में बीजेपी इस बार तमिलनाडु और केरल जैसे दक्षिण के राज्यों में अपने प्रदर्शन से विरोधियों को चौंका सकती है? क्या इस बार दक्षिण भारत बीजेपी को 370 के पार पहुंचाने में बड़ा रोल निभाने जा रहा है? कम से कम पीएम तो यही मानते हैं। वेरी हैप्पी ऑल ऑफ यू जो राजनीति के समीकरण बनाते हैं वे लिख लें, इस बार देश का भाग्य पक्का करने में तमिलनाडु सबसे आगे होगा। लेकिन सवाल यह है कि जिस तमिलनाडु में बीजेपी का वोट बैंक 5 से 6% से आगे बढ़ न सका हो, वहां पर क्या इस बार सियासी चमत्कार हो सकता है? क्योंकि साल 2004 से 2009 के बीच बीजेपी के वोट शेयर में खास उछाल नहीं आया। 2004 में पार्टी को 5.1% वोट मिले, जो 2009 में घटकर 2.3% हो गया। 2014 के चुनाव में इसमें मामूली इजाफा हुआ और ये 5.6% तक पहुंच गया। बीजेपी को एक सीट भी मिली, लेकिन 2019 के लोकसभा चुनाव में ये घटकर फिर से 3.7% पर जा गिरा। फिर भी पीएम मोदी इस बार नया इतिहास रचने की बात करते हैं, लेकिन सवाल है कैसे? 2024 में तमिलनाडु एक नया इतिहास रचने जा रहा है। जो ऐतिहासिक एन मक्कल पदयात्रा आज पूरी हुई है, वो इसका सबसे बड़ा सबूत है। बीजेपी की इस उम्मीद की एक बड़ी वजह पीएम मोदी के अलावा तमिलनाडु के बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष अन्नामलाई, जो पिछले 6 महीने से एन मक्कल यानी मेरी भूमि मेरे लोग नाम की पदयात्रा के जरिए तमिलनाडु घूम कर आए।
जिनका दावा है कि मोदी के बताए गए सियासी लक्ष्य में इस बार तमिलनाडु की बड़ी भूमिका होगी। A difference in 2024 Lok Sabha polls, Modi ji will get a decisive mandate, more than 400. Tamil Nadu will be a biggest contributor. तमिलनाडु के लोगों के दिलों तक पहुंच बनाने के लिए पीएम मोदी लगातार कोशिश कर रहे हैं। इसके तहत उन्होंने सितंबर 2019 में हाउडी मोदी कार्यक्रम तमिल को सबसे पुरानी भाषा बताया। UNGA की अपनी स्पीच में तमिल कवि की कविता पढ़ी। अक्टूबर 2019 में शी जिनपिंग के साथ मल्लापुरम में बैठक की। नवंबर 2022 में वाराणसी में काशी तमिल संगम की शुरुआत की और मई 2023 में नई संसद सेंगोल को स्थापित किया। मैंने पवित्र सेंगोल को देश की संसद में सबसे ऊंचे मंच पर स्थापित किया। इसे लेकर भी आज देश के वासियों के दिल में तमिलनाडु को जानने की एक नई जिज्ञासा पैदा हुई है। बीजेपी को लगता है कि पीएम मोदी की इन सारी कोशिशों का लाभ उसे 24 के चुनावों में मिलेगा। अभी तक तमिलनाडु की राजनीति में दो पार्टियों का वर्चस्व रहा है। ये पार्टियां हैं डीएमके और एआईएडीएमके। डीएमके को करुणानिधि की मौत के बाद उनके बेटे स्टालिन चला रहे हैं। वो राज्य के मुख्यमंत्री भी हैं, लेकिन जयललिता की मौत के बाद एआईएडीएमके उतनी असरदार नहीं बताई जा रही। बीजेपी को राज्य की बदली राजनीति में अपने लिए अवसर दिखाई दे रहा है। इसलिए पीएम मोदी एआईएडीएमके के संस्थापक एमजीआर और उनके उत्तराधिकारी जयललिता के प्रति सम्मान दिखाकर इनके समर्थकों के दिलों से जुड़ने की कोशिश करते हैं। एमजीआर ने परिवार के आधार पर नहीं, बल्कि प्रतिभाओं के आधार पर लोगों को आगे बढ़ाया। लेकिन दुर्भाग्य से आज तमिलनाडु में डीएमके के कारण जो राजनीति हो रही है वो एमजीआर साहब के लिए अपमान जैसा है। बीजेपी कर्नाटक में कई बार सरकार बना चुकी है। तेलंगाना में भी पार्टी का गिराव बढ़ चुका है। ऐसे में अब तमिलनाडु बीजेपी के मिशन साउथ का नया केंद्र बनकर उभरा है। लेकिन हिंदी भाषी पार्टी के ठप्पे ने उसे नुकसान पहुंचाया है। मगर पिछले कुछ सालों में बीजेपी ने अपनी कमजोरियों पर काम किया है और पार्टी लगातार डीएमके पर हमलावर है। पिछले 10 साल में बीजेपी सरकार ने तमिलनाडु को विकास के कार्यों के लिए पहले के मुकाबले कई गुना ज्यादा पैसे दिए हैं। और आप ये भी याद रखिए कि डीएमके और कांग्रेस लंबे समय से एक दूसरे के सहयोगी है। बीजेपी और डीएमके के बीच इस सियासी टक्कर में नया पन्ना इस तस्वीर ने भी जोड़ दिया। प्रधानमंत्री मोदी ने तमिलनाडु में इसरो के नए लॉन्च कॉम्प्लेक्स की नींव रखी। इस प्रोजेक्ट को लेकर राज्य की डीएमके सरकार की पशुपालन मंत्री अनीता राधाकृष्णन ने स्थानीय अखबारों में एक विज्ञापन जारी किया। इस विज्ञापन में चीन का झंडा लगा रॉकेट नजर आने पर पीएम ने डीएमके को आड़े हाथों लिया। लोग हमारी स्कीम पर अपने स्टीपर चपका देते हैं। अब तो इन्होंने हद कर दी। इन्होंने तमिलनाडु में, अभी अन्नामलाई विस्तार से बता रहे थे, इन्होंने तमिलनाडु में इसरो लॉन्च पैड का क्रेडिट लेने के लिए चीन का स्टिकर चिपका दिया है। प्रधानमंत्री के इस आरोप पर डीएमके की तरफ से भी सफाई आई और उसकी तरफ से कहा गया कि चीन दुश्मन देश नहीं है। I don't think India has declared China as an enemy country or anything, because I have seen that the Prime Minister has invited the Chinese Prime Minister and they've gone to, they've come to Mahabalipuram or anything. Just because you do not want to accept the truth, you're finding reasons to, divert the issue. That is it. बीजेपी तमिलनाडु में लंबे समय तक अन्ना द्रमुक की उंगली पकड़कर चलती रही। गठबंधन में जूनियर पार्टनर के रोल में रही बीजेपी गठबंधन के भरोसे ही रही है। लेकिन इस बार वो सीधे डीएमके से टक्कर ले रही है। वहीं पीएम ने राज्य के दौरे बढ़ा दिए। लेकिन सवाल ये कि क्या पीएम मोदी की रैली में जुटने वाली ये भीड़ तमिलनाडु वाकई इस बार इतिहास बनाएगी? आज तक भी
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 370 सीटों का लक्ष्य तब रखा जब उत्तर भारत में बीजेपी कई राज्यों में करीब करीब सारी सीटें पिछले कुछ चुनाव से जीत रही है और इसीलिए इस बार बीजेपी के लिए जरूरी है कि वो उत्तर भारत के अपने राज्यों में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन को जारी रखे और तमिलनाडु, केरल जैसे राज्यों में बड़ी छलांग लगाए। कल इसे बीजेपी अपनी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में भी रखेगी, मंथन करेगी, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह समेत सभी बीजेपी के शीर्ष नेता सम्मिलित होंगे और संभावना है कि इस बैठक के बाद 100 से अधिक उम्मीदवारों के नाम घोषित किए जा सकते हैं। प्रदेश के विकास में सबसे बड़ी दीवार आर्टिकल 370 की थी। इस दीवार को भाजपा की सरकार ने हटा दिया है। जम्मू में पीएम मोदी की रैली के बाद अब उनके अगले महीने कश्मीर जाने की खबर है। ये अनुच्छेद 370 हटने के बाद उनकी पहली रैली होगी, जिससे उम्मीद की जा रही है कि वो 370 सीटों का आशीर्वाद लोगों से मांगेंगे। कश्मीर की तरह पीएम मोदी दक्षिण के वोटरों को भी रिझाने में लगे हैं, जिसमें केरल प्रमुख है। केरल में बीजेपी की जीत के सपने को साकार करने के लिए पीएम मोदी का पिछले 2 महीने से भी कम समय में तीसरा दौरा है, जिसने केरल के बीजेपी नेताओं के हौसले बढ़ा दिए हैं। अब की बार 400 पार। केरला का मिजाज ही भाजपा के लिए 370 सीटों के लक्ष्य को आसान बनाएगा। मैं आपको ये विश्वास दिलाने आया हूं कि आपकी आकांक्षाओं को, केरला के सपनों को साकार करने में मोदी कोई कमी नहीं छोड़ेगा। अब सवाल यह कि केरल बीजेपी के 370 सीटों के लक्ष्य को कैसे आसान बनाएगा, तो इसका सीधा जवाब यह है कि केरल की दोनों बड़ी पार्टियां इंडिया गठबंधन का हिस्सा हैं। बीजेपी को लगता है कि राज्य के लोगों के बीच इस आधार पर वो मुख्य विपक्ष के किरदार में आ सकती है। लेकिन बड़ा सवाल केरल में बीजेपी की 10 सीटों की जीत के दावे को लेकर है। 2019 में केरला ने बीजेपी एनडीए को डबल डिजिट में वोट दिया था। 2024 में केरला डबल डिजिट में सीट देने का मन बना रहा है। दक्षिण भारत में बीजेपी केरल में इतनी लंबी छलांग लगाएगी, ये बात कई जानकारों के गले नहीं उतरती। लेकिन बीजेपी को लगता है कि मोदी है तो मुमकिन है। जिस तरह से मोदी के रोड शो में भीड़ उमड़ती है, उसे देखते हुए बीजेपी बड़े उलटफेर की उम्मीद लगाए बैठी है। दरअसल केरल में सीपीएम की अगुवाई वाले सत्ताधारी एलडीएफ और कांग्रेस की अगुवाई वाला विपक्ष यूडीएफ इंडिया गठबंधन का हिस्सा है। बीजेपी को लगता है कि इस वजह से दोनों दल राज्य में एक दूसरे का विरोध नहीं कर पाएंगे, जो बीजेपी के लिए मौका बनाएगा। जिस तरह से राहुल गांधी की वायनाड सीट को लेकर लेफ्ट और कांग्रेस में ठनी हुई है, उसे लेकर पीएम ने भी तंज कसा। पिछले लोकसभा चुनाव में राहुल गांधी ने अमेठी और वायनाड से चुनाव लड़ा। अमेठी में स्मृति ईरानी ने उन्हें हरा दिया, जबकि वो गांधी नेहरू परिवार की परंपरागत सीट रही थी। शायद कांग्रेस को अमेठी में हार का अंदाजा था, इसीलिए केरल की वायनाड सीट से भी राहुल गांधी को उतारा गया और वहां जीत मिली। लेकिन इस बार दावा है कि राहुल को वायनाड में जीत आसान नहीं दिख रही। वायनाड सीट पर लेफ्ट ने अपने उम्मीदवार के नाम का ऐलान कर दिया है, जिसके बाद राहुल कहां से चुनाव लड़ेंगे, ये भी एक बड़ा सवाल है। वहीं बीजेपी को लेकर सवाल पीएम की तरफ से केरल में 10 सीटों की जीत को लेकर है। पिछले लोकसभा चुनावों में केरल में बीजेपी का वोट शेयर करीब 13% था, जबकि 2014 के चुनावों में ये 10% के आसपास था। साल 2021 के विधानसभा चुनावों में भाजपा को सफलता नहीं मिली, लेकिन 115 सीटों पर चुनाव लड़कर वो 14% वोट जरूर लेकर आ गए। पिछले लोकसभा चुनावों के नतीजों को देखकर लगता है कि अगर मोदी का जादू चला तो बीजेपी केरल में कई सीट जीतने के करीब है। त्रिशूर में पिछले 2 चुनावों में बीजेपी का वोट शेयर 11.15% से बढ़कर 28.2% हो चुका है। तिरुवनंतपुरम सीट पर बीजेपी 2014 और 2019 में लगातार दूसरे नंबर पर रही है। यहाँ पर बीजेपी उम्मीदवार ओ राजगोपाल को 32.32% वोट मिले थे, जबकि जीतने वाले शशि थरूर को 34.09% वोट मिले। वहीं पिछली बार शशि थरूर की जीत का अंतर 10% का था। इसके अलावा मध्य केरल की पथानमथिट्टा भी है,
जहां पार्टी का वोट शेयर पिछले 2 चुनावों में 15.95% से बढ़कर 28.97% हो गया है। भाजपा की चौथी उम्मीद अट्टिंगल सीट है। यहाँ पर भी पार्टी का वोट शेयर पिछले 2 चुनावों में 10.6% से बढ़कर 24.18% हो गया है। बीजेपी के लिए 5वीं उम्मीद कासरगोड सीट है। बड़ी उम्मीद यहाँ इसीलिए है क्योंकि बीजेपी ने केरल विधानसभा में पहली सीट यहीं से हासिल कर इतिहास बनाया था। तो केरल से बीजेपी को इस बार बहुत उम्मीद है। पीएम सीटों का टारगेट फिक्स कर चुके हैं। इसके अलावा वो लगातार यहाँ के दौरे कर रहे हैं, मंदिरों में जाकर दर्शन कर रहे हैं। लेकिन सवाल ये है कि 18% ईसाई और 26% मुसलमानों वाली आबादी वाले केरल में बीजेपी का 10 सीट जीतने का दावा हकीकत के कितना नजदीक है। आज तक ब्यूरो।